प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने नगर नियोजन देखा, सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने कालक्रम देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देख लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात कर ली, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन आदि की बात कर ली अपन ने। और आज जो अपन बात करेंगे वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन या सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बनती हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन। यहाँ से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की जब अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कृषि में देखें, कृषि में क्या क्या था। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था है ये व्यापार प्रधान थी। तो देखिए, कृषि, सिंधुवासी जो थे यह नवंबर दिसंबर में कृषि फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे, मार्च अप्रैल में काट लेते थे फसल। अब अपन बात करें तो देखिए, काली बंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और बनवाली से आपको मिट्टी का हल। अच्छा, बनवाली के साथ में एक स्थान और है, वह है चोलिस्तान, पाकिस्तान। चोलिस्तान जगह है पाकिस्तान में। यहां से इन तीनों जगहों से आपको मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो मतलब हल की तकनीक से जानकार थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं अफगान का एक क्षेत्र है सोरतोगुई से नहर के प्रमाण मिले। यहां से नहर के प्रमाण हैं ये प्राप्त हुए। नेक्स्ट अपन बात करें फसल के संदर्भ में देखेंगे क्या सेंधव लोग जो हैं, सर्वप्रथम सेंधव लोगों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। कपास की खेती है ये प्रारंभ की, कपास की खेती प्रारंभ की। मेहरगढ़ से विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है, किसका? कपास का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखेंगे सिंधु लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था, 9 फसलों का इनको ज्ञान था सब। कौन कौन सी फसल? जो देखेंगे गेहूं, जौ, कपास, राई, तिल, चावल, बाजरा, सरसों और तरबूज, इन फसलों का इनको ज्ञान था। गेहूं व जौ मुख्य खाद्यान्न फसल थी। गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। अब अपन बात करें, गेहूं की 2 प्रजातियां यहां से प्राप्त हुई हैं। गेहूं की 2 प्रजातियां
गेहूं की दो प्रजातियां यहां से प्राप्त हुई है। ट्रिटिकम कम्पेटकस, एक तो है ट्रिटिकम कम्पेटकस और दूसरी है स्फेरोकोकम। ये दो प्रजातियां मिली हैं गेहूं की यहां से। नेक्स्ट है बनवाली से या बनावली से अपने को बढ़िया किस्म का यानी अच्छी किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लोथल से चावल के अवशेष, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। और रंगपुर से धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी यानी धान का छिलका। नेक्स्ट है रोजदी से बाजरे की 6 किस्में मिली हैं। और आपका लोथल है, इससे बाजरे, लोथल है इससे बाजरे का साक्ष्य मिला है, बाजरे का साक्ष्य। नेक्स्ट है सैंधव लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था। सैंधव लोग है, इन्हें गन्ने का ज्ञान नहीं था, गन्ना ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है हड़प्पा से 3 खतियां मिली हैं। हड़प्पा से खतियां मिली हैं, खतियां मिली हैं 3। खतियां होता है अनाज रखने का पात्र, अनाज रखने का पात्र, ये खतियां 3 खतियां मिली हैं, अनाज रखने का पात्र। लोथल से आटा पीसने के पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले। लोथल से ही, लोथल की यहां पे लिख लेते हैं अपन। देखिए लोथल है, यहां से आटा चक्की के पार्ट मिले। देखिए अपन बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था, और आर्थिक व्यवस्था में कृषि के बारे में बात करें तो कृषि है, यह नवंबर दिसंबर में बोई जाती थी और मार्च अप्रैल में काट ली जाती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो, बनवाली या बनावली और चोलिस्तान पाकिस्तान से मिट्टी का हल मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी है, तो तीनों को ध्यान में रखना है। अफगानिस्तान के सुर्तगुई से नहर के प्रमाण मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल देखें, फसल सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोग हैं, यह है कपास की खेती की इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सी खेती से जानकार हुए, तो कपास की खेती से जानकार हुए, और ये इनकी प्रमुख फसल भी थी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए मेहरगढ़ है, ये विश्व का सबसे प्राचीन कपास का साक्ष्य है। अब देखिए 9 फसलों का ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। 9 फसल के जानकार थे, कौन कौन सी? गेहूं, जौ, कपास, राई, तिल, चावल, बाजरा, सरसों और तरबूज। जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न फसल हुआ करती थी। गेहूं की 2 प्रजातियां यहां से मिली हैं, ट्रिटिकम कम्पेटकस और स्फेरोकोकम। ये 2 प्रजातियां हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से अपने को मिली हैं। अब बात करें बनावली है, इससे अच्छी किस्म के जौ मिले हैं, यहां से लोथल है, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। रंगपुर है, यहां से धान की भूसी का ढेर मिला है। रोजदी है, बाजरे की 6 किस्म मिली है, यहां से लोथल है, यहां से बाजरे का अवशेष मिला है। गन्ने का ज्ञान नहीं था लोगों को। हड़प्पा से खतियां मिली हैं। खतिया क्या होता था? अनाज रखने का पात्र। अपन देखें शेखावाटी के अंदर अपने को कुठला कहते थे, या और अनेक प्रकार की जो चीजें होती थी जिसमें गेहूं, बाजरा या खाद्यान्न स्टोर करके रखा जाता था, वो एक पात्र होता था जिसे हड़प्पा सभ्यता के लोग खतियां कहते थे।
तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान से खतियां मिली हैं। अनाज रखने का विशेष पात्र हुआ करता था। लोथल के अंदर आटा चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे, ये तो बात हुई आपकी आर्थिक जीवन के अंदर कृषि से संबंधित। अब आर्थिक जीवन में अपन बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन, पशुपालन में देखें भी पशुपालन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी, ये देखिए आप। पशुपालन, पशुपालन पशुपालन की जब अपन बात करें, कृषि के साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। कृषि प्लस पशुपालन साथ साथ होता था, जो आज भी होता है। नेक्स्ट है पालतू पशुओं में, पालतू पशुओं में बैल गाय भैंस, बैल गाय भैंस, कुत्ते सुअर, कुत्ते सुअर, भेड़ बकरी हिरण खरगोश, भेड़ बकरी हिरण खरगोश, खरगोश हुआ करते थे। नेक्स्ट अपन बात करें पक्षियों में, मुर्गा बतख तोता हंस, पक्षियों में मुर्गा बतख तोता हंस ये होते थे। नेक्स्ट है पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशुओं के अंदर कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड प्रिय था। और पक्षियों में बतख, बतख प्रिय थी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है हड़प्पा से पालतू बिल्ली, हड़प्पा नामक स्थान से पालतू बिल्ली के प्रमाण भी मिले हैं। गाय ऊंट घोड़ा, गाय ऊंट घोड़ा, गाय ऊंट घोड़ा, इनका मोहरों पर अंकन नहीं है, अंकन नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे हड़प्पा संस्कृति में घोड़े का अस्तित्व नहीं माना गया। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अस्तित्व है। घोड़े का अस्तित्व नहीं माना गया, नहीं माना गया। नेक्स्ट है परंतु घोड़े के अवशेष देखें, घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो देखेंगे एक तो है गुजरात का सुरकोटड़ा, यहां से घोड़े के अस्थि पंजर हैं, ये प्राप्त हुआ है। दूसरा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान बलूचिस्तान के राना गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल से घोड़े की मरण मूर्ति है, लोथल से
घोड़े की मरण मूर्ति, मरण मूर्ति का मतलब है मिट्टी की मूर्ति, मरण मूर्ति मिली है। कालीबंगा, कालीबंगा से घोड़े के अवशेष हैं, अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, देखेंगे यहाँ से एग्जाम में 101% किसी से एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे पूछे जाने की संभावना भी है। अपन बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन की बात करें तो पशुपालन जो है कृषि के साथ में पशुपालन किया जाता था। पालतू पशु जो होते थे वो कौन कौन से होते थे? बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश। पक्षियों में कौन कौन से पालतू होते थे पक्षी? मुर्गा, बतख, तोता, हंस। पशुओं में सबसे जो प्रिय पशु होता था वो होता था कुबड़ वाला सांड, और पक्षियों में सबसे प्रिय था बतख। ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन में और बता दूं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपको कि विश्व में सबसे पहले पालतू पशु इंसान ने कौन सा बनाया, तो आपका आंसर होगा कुत्ता। सबसे पहले इंसान ने अपना जो मित्र बनाया या पालतू जानवर इंसान के द्वारा पाला गया तो कुत्ता पाला गया पहली बार। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे हड़प्पा से पालतू बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपको क्या ध्यान में रखनी है, गाय, ऊंट और घोड़ा, इनका सिंधु सभ्यता के मोहरों के ऊपर कोई इनका नहीं है। और सिंधु सभ्यता का सारा इतिहास है मृद भांड, और वहां के मोहरों पर जो पद चिन्ह मिले हैं, वहां के मोहरों के ऊपर जो चित्र मिले हैं उनके हिसाब से लिखा गया है। तो अपन ये मान सकते हैं कि गाय महत्वपूर्ण पशु होते हुए भी मोहरों पर इसका अंकन नहीं मिला है। अब अपन बात करते हैं घोड़ा। घोड़ा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अस्तित्व में नहीं माना गया है विद्वानों के द्वारा, लेकिन घोड़े के अवशेष मिले हैं साहब। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, घोड़े के अवशेष गुजरात के सुरकोटड़ा से अस्थि पंजर मिले हैं, बलूचिस्तान के राना गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं, लोथल से घोड़े की माटी की मूर्ति मिली है, कालीबंगा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं। तो ये प्रमुख बातें थी घोड़े के संदर्भ में। अब आगे देखिए, ये बात अपन कर रहे थे पशुपालन की। पशुपालन के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन और करेंगे। देखिए पशुपालन में कुछ और है, ऊंट के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी मुद्रा के ऊपर ऊंट का चित्रण भी नहीं मिला है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। लेकिन ऊंट के अवशेष कहां कहां से मिले हैं? ऊंट के अवशेष, ऊंट के अवशेष, तो ऊंट के अवशेष देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटड़ा नामक स्थानों से ऊंट के अवशेष मिले हैं। अब देखिए रोजदी, रोजदी गुजरात से हाथी के अवशेष मिले हैं, और नेसदी महाराष्ट्र से, ये जो नेसदी है ये पशुपालन का प्रमुख केंद्र रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रमुख केंद्र है ये रहा है नेसदी। देखिए एक बार पशुपालन के अंदर ऊंटों के अवशेष कहां कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटड़ा से। रोजदी गुजरात है, हाथी के अवशेष मिले हैं। नेसदी महाराष्ट्र है, पशुपालन का प्रमुख केंद्र रहा है कौन सा? नेसदी। आगे देखेंगे अपन यहाँ के शिल्प उद्योग और धंधे, उद्योगों की बात करेंगे। उद्योग, शिल्प उद्योग, शिल्प एवं उद्योग धंधे।
शिल्प एवं उद्योग धंधे, ये अपना इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी को चांदी, मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी को चांदी के कलश के भीतर, चांदी के कलश के भीतर के अंदर सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा, कताई बुनाई हेतु तकवे होते थे। कताई बुनाई हेतु तकवे, चरखे का प्राचीन रूप हो गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से आपको पता है एक पुरोहित की मूर्ति या योगी की मूर्ति मिली है, जिसने कढ़ाई किया हुआ शॉल ओढ़ रखा है। शॉल ओढ़े है जो तिपटिया शॉल है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे बालाकोट व लोथल से, बालाकोट व लोथल के सीप उद्योग प्रसिद्ध थे। बालाकोट और लोथल में सीप उद्योग प्रसिद्ध थे। लोथल और चहुंदड़ो में आपका मन के बनाने का कारखाना, मन का उद्योग था यहां पर। नेक्स्ट है हड़प्पा से पीतल का इक्का मिला है। पीतल का इक्का गाड़ी हुई है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की मूर्तियां बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते थे उसे कहते हैं मधुशिष्ट लोस्ट वैक्स विधि। ये ध्यान में रखना है, ये विधि है धातु की मूर्तियां बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे व्यापार के संदर्भ में भी बात करेंगे। व्यापार को एक बार बाद में देखते हैं, पहले इनको देखें। शिल्प एवं उद्योग की अपन बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन जो उद्योग था ये वस्त्र उद्योग था और सबसे प्रमुख भी था। मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी को चांदी का एक कलश मिला है और कलश के अंदर सूती कपड़ा रखा हुआ ये मिला है। कताई बुनाई के लिए कतवे का प्रयोग होता था, तकवे का प्रयोग होता था, एक तरह से चरखे का प्राचीन रूप हो गया। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित मिला है जिसने कढ़ाई किया हुआ शाल ओढ़ रखा है जिसका नाम तिपटिया शॉल है। इसका मतलब क्या हो गया कि लोग कपड़ा जो है यह सादा और कढ़ाई किया हुआ काम में लेते थे, सादा और कढ़ाई किया हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ के जो लोग हैं ये कढ़ाई कला में पारंगत थे। बालाकोट व लोथल से किसका उद्योग मिला है? सीप का उद्योग मिला है। बालाकोट और लोथल दोनों ही समुद्र के एरिया हैं, तो यहां से अपने को क्या मिला है? सीप। सीप कहां से मिलती है? समुद्र से मिलती है। लोथल और चहुंदड़ो से
मनका बनाने का कारखाना है, ये प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। हड़प्पा से पीतल का एक इक्का मिला है, इक्का गाड़ी है, यानी एक आदमी बैठ करके चला सकता है उसको, उसे इक्का गाड़ी कह दिया गया। सिंधु सभ्यता के लोग धातु निर्माण कला में भी क्या थे, पारंगत थे, और धातु की जो मूर्तियां बनाते थे इसकी एक विधि थी, इस विधि का नाम मधुशिष्ट विधि है, जिसे इंग्लिश में लॉस टू वैक्स कहते हैं। ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भविष्य के लिए। अब अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। व्यापार देखिए, व्यापार में क्या क्या इंपोर्टेंट बातें होंगी वो सारी अपन देखते हैं। व्यापार की चर्चा करेंगे। व्यापार में क्या था साहब, यहां पर व्यापार में देखें तो व्यापार है, व्यापार की चर्चा देखेंगे क्या क्या रहेगी व्यापार में। व्यापार जो होता था दो तरीके से होता था, एक तो बाह्य और एक होता था आंतरिक। ठीक है जी, आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था। तो इसमें देखेंगे अपन क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनेंगी। देखिए मित्रों, आंतरिक का मतलब तो हो गया खुद के देश में, और बाह्य का मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय, यानी दो तरीके से व्यापार होता था। अब देखिए, आंतरिक जो व्यापार होता था ये कश्मीर, काठियावाड़, बलूचिस्तान, कश्मीर, काठियावाड़ गुजरात में है, कश्मीर, काठियावाड़, बलूचिस्तान, कोलार कर्नाटक में है। कोलार से सोना मंगवाया जाता था, सारी बात करेंगे अपन। आंतरिक व्यापार हो गया। एक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, ये देखिए कहां कहां से होता था, अफगान से, ईरान से, मिस्र से, सुमेरिया से, मेसोपोटामिया से, यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। अब बड़ा ही एक इंपोर्टेंट सारणी बनाने जा रहा हूं, ध्यान से रखेंगे इसको। आयातित वस्तुएं और स्थल, यानी कौन कौन से स्थान से कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाई जाती थी, इनकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, टीन और चांदी ये अपनी मंगवाई जाती थी ईरान और अफगान से। दूसरी, तांबा कहां से मंगवाया जाता था मित्रों, खेतड़ी, अपना जो खेतड़ी है ना, खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी और बलूचिस्तान से तांबा मंगवाया जाता था। दूसरी बात है सोना कहां से मंगवाया जाता था, कर्नाटक कोलार से। कर्नाटक की कोलार खान आज भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक कोलार से, और सोना ईरान अफगान से। ईरान और अफगान भी प्रसिद्ध थे सोने के लिए। चौथा नंबर पे है आपका फिरोजा। चौथे नंबर पे बात करें फिरोजा की, तो फिरोजा मंगवाया जाता था ईरान से। एक बहुमूल्य पत्थर होता है ये, शीशा मंगाया जाता था ईरान, अफगान और राजस्थान आदि से शीशा मंगवाया जाता था। अब अपन बात करते हैं लाजवर्द मणि है, लाजवर्द मंगाया जाता था बदख्शा है अफगान के अंदर, यहां से मंगवाया जाता था। बदख्शा अफगान से लाजवर्द मंगवाया जाता था। और देखिए शिलाजीत है, ये हिमालय क्षेत्र से, हिमालय से मंगवाया जाता था। जड़ी बूटी है लाल गोमेद पत्थर है, ये भी लाल गोमेद राजस्थान
काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात, और आपका कश्मीर। आगे देखेंगे नील, नील बदख्शां अफगान से, बदख्शां नामक जगह है अफगान में। नेक्स्ट है सेलखड़ी, सेलखड़ी एक तरह से चीनी मिट्टी, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, राजस्थान और गुजरात से मंगवाया जाता था। अब अपन बात करते हैं शंख और कोड़ियां, शंख और कोड़ियां ये मंगाई जाती थी सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण भारत और पूरा गुजरात समुद्र से जुड़ा हुआ है और समुद्र से ही क्या प्राप्त होती हैं, कोड़ियां। तो सीधी सी बात हो गई। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह से कौन सी वस्तु मंगवाई जाती थी। तो अपन बात कर रहे हैं व्यापार की। व्यापार दो तरीके से होता था, एक तो बाह्य, एक आंतरिक। बाह्य होता था अंतरराष्ट्रीय, आंतरिक होता था खुद के देश में। तो आंतरिक देखेंगे तो आंतरिक होता था कश्मीर, काठियावाड़, बलूचिस्तान और कोलार। कश्मीर, काठियावाड़, बलूचिस्तान और कोलार। और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता था ये होता था अफगानिस्तान से, ईरान से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से और सुमेरिया से। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाते थे दूसरे यहां से, तो ये आपको एक लिस्ट में समझा रहा हूं बोर्ड के ऊपर। तो देखेंगे आप टीन और चांदी ये ईरान, अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। तांबा, खेतड़ी और बलूचिस्तान से। खेतड़ी राजस्थान में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, आज भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मानो आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से यहां से तांबा निकला करता था, तो तांबा प्रसिद्ध है। अब बात करें सोना, तो सोना मंगवाया जाता था कर्नाटक, ईरान और अफगान से। फिरोजा ये मंगवाया जाता था ईरान से। सीसा ये मंगवाया जाता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। लाजवर्द मणि ये मंगवाई जाती थी बदख्शां, अफगानिस्तान से। शिलाजीत ये मंगवाया जाता था हिमालय से। शिलाजीत एक औषधि होती है। लाल गोमित पत्थर होता है, ये मंगवाया जाता था राजस्थान, काठियावाड़ और कश्मीर से। नील मंगवाया जाता था बदख्शां, अफगानिस्तान से। सेलखड़ी मंगवाई जाती थी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। और शंख और कोड़ियां मंगवाई जाती थी सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से। शंख और कोड़ियां मंगवाई जाती थी। तो ये बातें जो हैं ये आपकी होगी व्यापार के संदर्भ में। अब अपन बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता था। देखिए मित्रों अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और ध्यान में रखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदाहरण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार अपना होता था सुमेरिया, सुमेरिया को भी मेसोपोटामिया बोलते हैं, मेसोपोटामिया। क्या साक्ष्य मिले साहब? इनके स्थान है, कौन कौन से स्थान? उर, किश, लगस, टेप्पर, तेल असर, निपुर, उमा आदि। ये जो स्थान है ये सुमेरिया के स्थान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से अपने को क्या मिलता है? भारतीय मोहरे मिलते हैं। क्या मिलते हैं साहब? भारतीय मोहरे। और सुमेरिया या मेसोपोटामिया की जो मोहर है, इनकी मोहरें कहां से मिली हैं? लोथल से मिली हैं। इस बात को आप समझ रहे होंगे।
देखिए, उर नामक स्थान से हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगार दान मिला है। तांबे का श्रृंगार दान मिला है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर तथा ठीकरों पर सुमेरियाई नाव, मुहर व ठीकरों पर, ठीकरे का मतलब हो गया मधमाड़, ठीकरों पर सुमेरियन नाव का अंकन है। नेक्स्ट है, ये तो बात हो गई सुमेरिया की। अब अपन बात करते हैं मिस्र की। मिस्र की मम्मी का मॉडल, मिस्र की मम्मी का मॉडल कहां से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है, लोथल गुजरात से। नेक्स्ट है 30 नंबर मेसोपोटामिया देखिए, सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापार के साक्ष्य। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापार के साक्ष्य अपने को कहां से प्राप्त होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। देखिए, सुमेरिया का शासक है, या मेसोपोटामिया की बात है, सुमेरिया का शासक जिसका नाम है सारगोन, और इसी के नाम से एक अभिलेख है, सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख 2350 ईस्वी का, 2350 ईसा पूर्व। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान में रखना। और ये अभिलेख है, ये बैरिन में है, बैरिन नामक देश में। इस अभिलेख के अनुसार इसके अंदर 2-3 स्थानों का जिक्र है। मेलुहा स्थान का जिक्र है, जिसकी समानता सिंधु घाटी से लगाया जाता है। दूसरा स्थान यहां पर इस अभिलेख में है मगन। तो ये मगन है, ये बलूचिस्तान का मकरान तट है। बलूचिस्तान का मकरान तट। और तीसरा यहां पर जो स्थान इस अभिलेख में मिलता है, ये मिलता है दिलमून। तो दिलमून है बहरीन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, देखेंगे क्या प्रमुख बातें इसमें हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अपन बात करते हैं। सुमेरिया या मेसोपोटामिया के कुछ स्थान है, उर, किस, लगस, टेपर, तेल असर, निप्पुर, उमा। यहां से भारतीय मोहरें मिली हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सुमेरिया और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक कनेक्शन था। पहले मुद्रा नहीं चलती थी, बार्टर सिस्टम था, विनिमय प्रणाली थी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु व्यापार में दी जाती थी।
और मोहरों का आदान प्रदान होता था। मोहर यानी एक ठप्पा होता था, सामान के ऊपर एक मोहर लगा दी जाती थी जिससे उस क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करे। जैसे राजस्थान से कोई सामान गया इराक, तो राजस्थान की एक मोहर है, उस पर मोहर लगा दी गई, तो ये पता चल गया इराक वालों को कि ये राजस्थान से आया हुआ सामान है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भारतीय मोहरें मिली हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार के घनिष्ठ संबंध थे। सुमेरिया और मेसोपोटामिया की जो मोहर मिली है ये अपने को कहां से मिली है? लोथल से मिली है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अब अपन बात करें, उर नामक एक स्थान है, यहां से हड़प्पा मूल का और तांबे का श्रृंगार दान मिला है। तो ये बात और भी घनिष्ठ हो जाती है कि दोनों के मध्य व्यापार के संबंध थे। अब मोहनजोदड़ो से अपने को मोहर मिली है और ठीकरा मिला है, जो इस मोहर और ठीकरे के ऊपर सुमेरियाई नावों का अंकन है। साहब इंपोर्टेंट बात है, भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। देखिए, मिस्र की मम्मी का मॉडल हमें कहां से मिलता है? गुजरात से प्राप्त होता है। गुजरात से मिस्र की मम्मी का मॉडल हमें प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या था? मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मध्य व्यापार था। अब अपन बात करें, मेसोपोटामिया और सिंधु के मध्य व्यापार के साक्ष्य थे। मेसोपोटामिया और सिंधु के मध्य व्यापार के साक्ष्य थे। कैसे पता चलता है? इसका साक्ष्य अपने को कहां से मिलता है? तो सुमेरिया का शासक है शारगोन, और शारगोन नाम से एक अभिलेख है जो बैरिन में मिला है, और कितने ईसा पूर्व का है? 2350 ईसा पूर्व का है। ध्यान में रखना साहब। इस शारगोन अभिलेख के अंदर 3 नगरों या 3 स्थानों के नाम मिले हैं। एक तो मेलुहा का, एक मगन का और एक दिलमून का। तो मेलुहा है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। मगन है, ये बलूचिस्तान का मकरान तट है, इसे कहा गया। और दिलमून है, ये बैरिन को कहा गया। यानी इनके साथ में व्यापारिक संबंध हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ये कौन सा अभिलेख सिद्ध करता है? शारगोन का अभिलेख 2350 ईसा पूर्व का है कहां पर? बैरिन में, जिसमें 3 स्थानों के नाम है, मेलुहा, मगन और दिलमून। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार चल रहा है अपना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य अपन ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, इंपोर्टेंट बातें बनती हैं सारी की सारी। देखें सर, मेलुहा के विषय में, मेलुहा के विषय में, मेलुहा यानी सिंधु घाटी सभ्यता। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया कहता है, के विषय में मेसोपोटामिया कहता है, मेलुहा के संबंध में मेसोपोटामिया कहता है, तुम्हारा पक्षी हाजा यहां पर मोर है, तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग मोर का निर्यात करते थे। नेक्स्ट है, मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया, नाविकों का देश कहा गया। दिलमून है, इसे सूर्योदय का देश, साफ सुथरे नगरों का देश, और हाथियों का देश। हाथियों का देश कहा गया, हाथियों का देश कहा गया।
सेंधव निवासियों का बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक विकसित था। सेंधव सभ्यता का बाह्य व्यापार विकसित था, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकसित था इन लोगों का। नेक्स्ट है भाई, व्यापार की बात करते हैं तो बाट तो आएगा। तो बाट देखिए, बाट के आकार किस प्रकार से होते थे? घनाकार, बेलनाकार, डोलाकार और वर्तुलाकार। नेक्स्ट है हाथी दांत, हाथी दांत के तराजू, हाथी दांत के तराजू के पलड़े, ये कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो लोथल से, मोहनजोदड़ो और लोथल से। नेक्स्ट है लोथल से ही हाथी दांत का पैमाना मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। नेक्स्ट आगे देखिए मेलुहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है, इसे कहा गया। यहां पर बेरिंग का जो सार्गोन अभिलेख मिला है उसमें मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया कहता है, क्या कहता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो, हाजा मतलब मोर हो, तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज हमारे राजप्रसाद में सुनाई दे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंधव सभ्यता में जो मोर थे उनका निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था मोर। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया, दिलमून को सूर्य उदय का देश, साफ सुथरे नगरों का देश और हाथियों का देश कहा गया है। तीनों की तीनों इंपोर्टेंट बातें हैं। अब अपन बात करें सेंधव सभ्यता का बाह्य व्यापार जो था ये आंतरिक व्यापार से विकसित था, इंपोर्टेंट बात है। यहां पर बाट के आकार देखेंगे, कितने प्रकार के बाट होते थे? घनाकार, बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार। हाथी दांत के तराजू के पलड़े कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, पैमाना यानी स्केल हो गया। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, यह है इंपोर्टेंट है। व्यापार की बात चल रही है तो व्यापार में अपन मोहरों की भी बात करेंगे। मोहर हैं ये कितनी मिली हैं और कितनी प्रकार की मोहर होती थी और किससे बनी मोहर होती थी। तो देखिए मोहरों के संदर्भ में अपन बात करें तो व्यापार का माध्यम, व्यापार का माध्यम मोहरे। 2500 मोहरे प्राप्त हुई है अभी तक पूरी सिंधु सभ्यता में। 1200 मोहरे मोहनजोदड़ो से जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक। नेक्स्ट है सर्वाधिक लेख युक्त मोहर मिली हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए मोहरें मुख्यतः सेल खड़ी की बनी होती थी, चीनी मिट्टी टाइप की मिट्टी होती है। मोहरों का आकार कैसा होता था? वर्गाकार,
आयताकार और बेलनाकार। सर्वाधिक संख्या में वर्गाकार मिले। सर्वाधिक संख्या कौन सी मोहरों की है? वर्गाकार मोहरों की। अब अपन बात करें विशेषता, देखेंगे मोहरों की विशेषताएं क्या थी। इस पर लिपि, पशु, पक्षी, पेड़, पौधों का अंकन होता था। पौधों का अंकन होता था, ये इसकी विशेष बात थी। देखिए व्यापार का माध्यम देख रहे हैं, मोहरों से होता था व्यापार। 2500 मोहरें मिली हैं। 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं जो सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक अभिलेखयुक्त मोहरें मिली हैं, ये हड़प्पा से मिली हैं। मोहरें कौन से पत्थर की बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। आकार कैसा है? वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार, जिसमें सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हैं वर्गाकार मिली हैं। अब अपन बात करें विशेषता। विशेषता क्या थी? इस पर लिपि लिखी हुई होती थी। पशु, इस पर चित्रण होता था। पक्षियों का चित्रण होता था। पेड़ों का चित्रण होता था। देखिए 2-3 बातें आती हैं। सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड माना गया। सबसे प्रिय पक्षी ये बतख माना गया। और सबसे प्रिय वृक्ष है ये पीपल माना गया। पीपल माना गया। तो इसका कारण क्या है? ये देखिए सांड है, इसका मोहरों पर ज्यादा अंकन हुआ। बतख का मोहरों पर ज्यादा अंकन मिला है। पीपल का मोहरों पर ज्यादा अंकन मिला है। इट मींस क्या हो गया कि ये जो है ये सभी सिंधु सभ्यता के लोगों को प्रिय थे। ये किसी न किसी धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। इसी कारण मोहरों पर इनका ज्यादा क्या हुआ है? अंकन हुआ है। क्योंकि आज तक सिंधु सभ्यता की लिपि तो पढ़ी नहीं जा चुकी। इसी कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि सांड यहाँ का प्रिय जानवर होगा, बतख पक्षी होगा, पीपल वृक्ष होगा। तो ये तमाम बातें हैं अपने को देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की लिपि। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लिपि के संदर्भ में। तो देखिए लिपि के संदर्भ में अपन बातें करें। देखिए मित्रों, लिपि एक बात तो यह है कि वर्तमान तक पढ़ी नहीं जा सकी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब देखेंगे इसकी सर्वप्रथम जानकारी है ये 1853 में लगी। नेक्स्ट है संपूर्ण जानकारी। इसकी संपूर्ण जानकारी इस लिपि की 1923 ईस्वी में लगी। इस लिपि के अंदर मूल चिन्ह हैं, ये कितने हैं? 64 मूल चिन्ह हैं। यह लिपि जो है यह एक चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर लिपि है। इस चित्राक्षर लिपि को पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। पिक्टोग्राफ चित्राक्षर लिपि है ये। इसमें जो अक्षर हैं ये हैं 250 से 400 अक्षर हैं। और इसमें सर्वाधिक प्रयोग अंग्रेजी के यू अक्षर का हुआ है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चित्र मछली का हुआ है। सर्वाधिक चित्र मोहरों पे जो मिला, लिपि में जो मिला है ये मछली का चित्र मिला है। नेक्स्ट है इस लिपि को बाउस्टोफेडम, दूसरा नाम है ब्रुस्टोफेडन, बुस्ट्रोफेदन या फेडन,
तीसरा नाम है गोमूत्रिका, चौथा नाम है सर्पिलाकार। ये इस लिपि के नाम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास ये किया वेडेन ने, लेकिन पढ़ नहीं सका। वर्तमान में महादेवन एवं विश्वनाथन ने सिंधु लिपि का उद्वाचन किया। लेकिन यह अंतिम रूप से मान्य नहीं है। यह बात थी सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। लिपि है साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लिपि से। देखिए समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, पहली बात इसकी कि ये वर्तमान तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सबसे पहले इसकी जानकारी 1853 में लगी और संपूर्ण जानकारी की ये लिपि ही है 1923 में हुई। इसमें कितने चिन्ह हैं? 64 चिन्ह हैं। यह जो लिपि है यह चित्राक्षर लिपि है, यानी इसमें चित्र भी हैं और अक्षर भी हैं। और चित्राक्षर को पिक्टोग्राफ कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भाव चित्रात्मक भी है। इसके अंदर अक्षर हैं वो कितने हैं? 250 से 400। सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ है ये अंग्रेजी के यू अक्षर प्रकार का था, उसका सबसे ज्यादा बार प्रयोग हुआ है। और सबसे ज्यादा लिपि के अंदर कौन से जीव का प्रयोग हुआ है? तो मछली का। सबसे ज्यादा लिपि के अंदर मछली नामक चित्र का प्रयोग हुआ है। इसके कुछ उपनाम है, बाउस्टोफेडम, ब्रुस्टोफेडन, गोमूत्रिका और सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी सांप के आकार का, गोमूत्रिका आकार है। आप देखते होंगे जो गाय हैं वो अगर मूत्र विसर्जन करती हैं तो एक सांप की भांति ही उसमें लाइन नजर आएंगे आपकी, जैसे सांप चलता है वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा जिग-जैग प्रकार से। तो देखेंगे ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास इसको वेडेन ने किया, लेकिन पढ़ नहीं पाए। लेकिन वर्तमान में एक दावा किया गया है कि महादेवन और शिवनाथन ने इस लिपि को पढ़ लिया, इसका उद्वाचन किया है, लेकिन यह भी अंतिम रूप से मान्य नहीं है। तो मित्रों ये बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने आर्थिक जीवन है ये पढ़ा है। आर्थिक जीवन के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।